बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। बच्चों इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से महाद्वीपों का संचलन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है और किस प्रकार से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा हमने विभिन्न पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जो क्रियाएं होती है, विभिन्न जो पर्वत निर्माण है, दूसरे प्रकार की जो चीज़ें हैं, भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी की उत्पत्ति आदि के कारणों पर विस्तृत रूप से हमने विवेचन किया। उसी के क्रम में बच्चों आज हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वाला, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? कौन से व्यक्ति ने, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की? अल्फ्रेड वेगनर नहीं, अब्राहम ऑर्टेलियस सही है, एंटोनियो पेलिग्रिनी ये भी नहीं है और एडमंड हैस ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों अब्राहम आर्टोलियस ने सबसे पहले बताया था कि इस तरीके से विभिन्न महाद्वीपों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेगनर के दो जो बल थे बच्चों उनमें से एक था पोलर फ्लिंग बल और दूसरा था बच्चों ज्वारीय बल। तो जो पहला बल पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित था ये हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, पृथ्वी का घूर्णन ये सही आंसर है, गुरुत्वाकर्षण ये भी नहीं और ज्वारीय बल। किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है पोलर फ्लिंग बल, जिसके द्वारा वेगनर महोदय ने बताया था कि दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो पश्चिम की तरफ एक उत्तर की तरफ। तो दो प्रकार के बल थे, एक तो पोलर फ्लिंग बल और एक ज्वारीय बल। तो दोनों में से हमने देखा था पोलर फ्लिंग जो बल था वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, इसमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान करने वाली बात है। नजका लघु प्लेट है, फिलीपीन लघु प्लेट है, अरब लघु प्लेट है और अंटार्कटिका जो प्लेट है वो लघु नहीं वृहद प्लेट है। तो इसका सही आंसर आएगा घ, ठीक है। ये तो तीनों लघु प्लेट है और चौथा जो है वो लघु प्लेट नहीं है, वृहद प्लेट है। और प्रश्न भी हमसे यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो तीन तो लघु प्लेट है और चौथी लघु प्लेट नहीं है बल्कि मेजर या वृहद प्लेट है। अगला प्रश्न है बच्चों, सागरीय अधः स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? यहाँ पर क्या है बच्चों? नहीं किया। तो तीन पर तो किया होगा और एक पर उन्होंने विचार नहीं किया होगा। देखते हैं, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, इस पर विचार उन्होंने किया था। दूसरा है महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, इस पर भी उन्होंने विचार किया था, ठीक है। तीसरा है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, इस प्रकार की उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु ये भी उन्होंने बताई थी। तो इस प्रकार से तीन जो आंसर हैं वो सही हैं और हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है वो है निम्न में से किसमें विचार नहीं था किया? तो नहीं किस पर किया? ग पर। तो इसका आंसर आएगा हमारा ग, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरीके की प्लेट सीमा है? जो हिमालय पर्वत बना हुआ है उसके साथ में भारतीय जो प्लेट है उसकी सीमा किस प्रकार की सीमा है? तो पहला ऑप्शन है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, दूसरा है अपसारी सीमा, तीसरा है रूपांतरण सीमा और चौथा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो बच्चों ये किस प्रकार का हुआ? वर्तमान में यह महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण ही होगा, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में महासागर नहीं है, अपसारी सीमा बिल्कुल भी नहीं है, रूपांतरण सीमा ये भी नहीं है और वर्तमान में बच्चों महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण ही होगा। हालांकि बच्चों जब शुरुआती दौर में
जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो शुरुआती दौर में जरूर टेथीस सागर की उपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं कि वहाँ पर महासागरीय हिस्सा था, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। वर्तमान में प्लेट की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में महाद्वीपीय अभिसरण ही है, जहाँ एक ओर भारतीय प्लेट है दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर बच्चों उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट है, और दोनों में आपस में टक्कर होने के कारण, अभिसारी सीमा होने के कारण, वहाँ पर स्थित होने के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी बच्चों, आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, वो निर्माण की अवस्था में आज भी स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जिसका उत्तर हमें 30 शब्दों में देने हैं। 30 शब्दों में जिनका आंसर हमें देने हैं उनके। पहला प्रश्न है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया? वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया जिससे कि महाद्वीपों का प्रवाह वो बतला सके? तो उत्तर कैसे लिखेंगे? महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्न बलों का उल्लेख किया। पहला है पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, दूसरा है ज्वारीय बल। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, 2 प्रकार के बलों का वेगनर महोदय ने प्रयोग किया था। इसके बाद है, ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से था। पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार न होकर भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा का यह उभार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। ज्वारीय बल का संबंध सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से है। इससे महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की चीज यहाँ पर हमने देखी। दूसरा है, मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है? बच्चों, जैसा कि हमने देखा था, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जहां मेंटल है, उसके बाद कोर है और ऊपरी स्तर में क्रस्ट है। ठीक है बच्चों, तो मेंटल के अंदर जो संवहनीय धारा जो बनती है, जो उनके आरंभ होती है और लगातार रूप से बनी रहती है, उसके क्या कारण है? ऐसा हमारे प्रश्न में यह पूछा गया था। मेंटल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव तत्वों, यहाँ पर देखने वाली क्या बात है बच्चों? रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप की भिन्नता के कारण होती है। इन प्रकार की धाराओं का अस्तित्व संपूर्ण मेंटल में मिलता है। संपूर्ण जो मेंटल हिस्सा है उसमें इन प्रकार की धाराओं का उल्लेख मिलता है। चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ मेंटल में अवस्थित है, इसलिए इस प्रकार की संवहन धाराएं मेंटल में बनी रहती है। संवहन धाराएं चक्रीय रूप में संपूर्ण मेंटल में प्रवाहित होती है, जैसे कि हमने बताया था। ये संवहनीय जो धाराएं है वो संपूर्ण मेंटल में उपस्थित है। ये वापस आती है और ये भी वापस आती है। ये एक हिस्सा हो गया। उसी प्रकार से बच्चों, इस तरीके से ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद पार्श्व विस्थापन हुआ, पार्श्व विस्थापन होने के बाद ठंडा होकर के वो नीचे वापस मेंटल में गिर जाता है। तो इस प्रकार से मैग्मा का लगातार रूप से संचरण ही संवहनीय धाराओं को जन्म देता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है बच्चों, प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतर सीमा बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लेट की रूपांतर सीमा में परपटी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभिसरण सीमा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, फलस्वरूप परपटी का विनाश होता है। जबकि अपसारी सीमा में 2 प्लेट विपरीत दिशा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, फलस्वरूप नई परपटी की रचना होती है। जैसे कि हम जानते हैं, तीनों प्रकार की जो सीमा है वो हमारे सामने है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखंड की स्थिति क्या थी? जैसे कि हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था बच्चों कि जो दक्कन ट्रैप हुआ, जो भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड जो था उससे अलग होकर के उत्तर की ओर जब खिसक रही थी, तो उस दौरान दक्कन ट्रैप की घटना हुई और उसके द्वारा ही विभिन्न क्रियाएं हुई, जो कि हम देखते हैं। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप
सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथीस सागर स्थित था। भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट की ओर प्रवाह हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी उद्गार से तीव्र लावा प्रवाह हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह एक प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित था। तो इस तरीके की घटना दक्कन ट्रैप में हुई। इसके बाद बच्चों ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर हमें 150 शब्दों में देने हैं। 150 शब्दों में, अर्थात बड़े जो प्रश्न हैं वो हमारे सामने होंगे। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण थे जो दिए गए थे। आइए देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर महोदय ने सन 1912 में किया। इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसे उन्होंने पेंजिया कहा था, पेंजिया का नाम दिया था। और इसके चारों ओर विशाल जलीय भाग था जिसे पैंथलासा कहा गया। बाद में पेंजिया का विखंडन हुआ और प्रवाह द्वारा महाद्वीप व महासागरों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। इस प्रकार से वेगनर महोदय ने हमें बताया। वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में निम्न प्रमाण दिए। पहला है महाद्वीपों में साम्य। जो विभिन्न महाद्वीप है बच्चों, उनमें यदि उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कागज के फटे हुए टुकड़ों को, कागज के 3-4 हम टुकड़े कर देते हैं और वापस यदि हम जमीन पे रख करके उनको एक साथ रखें तो ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में इनको फाड़ा था और वापस जोड़ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। वेगनर के अनुसार दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका की तट रेखाओं में समानता मिलती है। इन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। 1964 ईस्वी में बुलर्ड नामक विद्वान के द्वारा कंप्यूटर से तैयार मानचित्र द्वारा तटों का एक साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ था। और केवल ऊपरी लेवल पर ही नहीं बच्चों, अंदर तक समुद्र तटों के भी अंदर यदि हम बात करें तो वहां भी वो जुड़े हुए प्रतीत होते थे। दूसरा है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। दोनों महासागर के दोनों किनारों की जो चट्टानें हैं उनकी उम्र में, उनकी आयु में भी समानता देखी गई है। दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका के अंध महासागरीय तटों में समानता मिलती है। इन दोनों किनारों पर पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये महाद्वीप मिले थे और अंध महासागर की स्थिति नहीं थी, जैसे कि हमने बताया था। तीसरा है टिलाइट। हिमानी निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानों को टिलाइट कहा जाता है। ये चट्टानें गोंडवाना लैंड के भागों जैसे कि भारत, अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। हिमावरण का प्रभाव इन स्थलखंडों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये सभी भूखंड एक ही स्थल के भाग थे, जैसे कि हमने बताया। चौथा है प्लेसर निक्षेप। अफ्रीका महाद्वीप के घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप मिलते हैं। यहाँ उद्गम चट्टानों का अभाव मिलता है। सोना युक्त सिराएं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि घाना में पाए जाने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से संबंध है। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों महाद्वीप मिले हुए थे। इस प्रकार के प्रमाण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जीवाश्मों का वितरण स्थल खंडों के विपरीत समुद्री किनारों पर पाए जाने वाले जीव अवशेष व वनस्पति अवशेषों में समानता मिलती है। लेमूर जो कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि ये तीनों स्थलखंड जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा गया? लेमुरिया कहा गया। मेसर सारस नामक छोटे जीव के अवशेष दक्षिणी अफ्रीका के कैप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में ही पाए जाते हैं तथा ग्लोसोपेट्रिस वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, समान रूप से। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज इन स्थानों के बीच की दूरी 4800 किलोमीटर है।
वर्तमान में बच्चों 4800 किलोमीटर है, लेकिन कभी ये दोनों एक ही भाग होते थे, ये विभिन्न प्रमाणों से हम जान सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत था, इसमें क्या अंतर है। तो बच्चों ये बताने से पहले एक बात और हमें और पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अंदर ही समा गया, अर्थात प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अंदर भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत शामिल है, लेकिन फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर होगा। वो कौन कौन से हैं? इस सिद्धांत के अनुसार सियाल सीमा पर तैर रही है, जो कि कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जबकि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल उत्प्लावित है। पहला ये हो गया। दूसरा है गति महाद्वीपों में है, सागर तल स्थिर है, ऐसा महाद्वीपीय विस्थापन कहता था कि केवल जो गति है वो महाद्वीपों में ही है, जो सागरीय जो स्थल है, सागरीय जो तल है वो कैसा है, वो स्थिर है। ये इस प्रकार की बातें करता था। प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है वो कहता है कि गति प्लेटों में है, सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है, अर्थात प्लेट गतिमान हो रही है और प्लेट के ऊपर चाहे महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, जो भी हो वो प्लेट गतिमान है और सागर नीतल का प्रसरण भी हो रहा है। जबकि यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर ये था कि केवल महाद्वीपों का ही एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापन हो रहा है। तीसरा है विस्थापन की दिशा उत्तर व पश्चिम की ओर है, फिक्स दिशा है, एक तो उत्तर की ओर है एक पश्चिम की ओर है। जबकि प्लेट विवर्तनी कहता है कि प्लेटों की दो दिशा है वो अपनी सापेक्षिक है, वो जहाँ जाएंगे वो उनके हिसाब से जाएंगे, कोई दिशा फिक्स नहीं है, सापेक्षिक दिशा में संचरित है। दो प्रकार की शक्तियां परंतु वेगनर स्वयं असंतुष्ट थे तथा बाद में संवेदनीय धाराओं को माना। शुरुआती दौर पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत वेगनर महोदय ने बच्चों दो प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया था, जिसे पोलर शक्ति, पोलर बल और दूसरा ज्वारीय बल कहा गया। लेकिन बाद में उन्होंने जब खत लिखा विश्व समुदाय को कि मैं कितनी महान भूगर्भिक विश्लेषण की ओर बढ़ रहा हूँ, साइंस के जो दूसरे क्षेत्र है उनसे भी मुझे सहायता की आवश्यकता है, तब जाकर के 1928 में बच्चों क्या हुआ, संवेदनीय धाराओं का जो सिद्धांत था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने माना, परंतु बाद में जाकर के। लेकिन प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है वो तो मूल रूप से ही संवेदनीय धाराओं के आधार पर ही गति को मानता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसके बाद अगले हम देखते हैं कि दिए गए साक्ष्य, जो महाद्वीपीय विस्थापन में जो साक्ष्य दिए गए थे वो जलवायविक थे एवं बायोलॉजिकल थे, दोनों प्रकार के थे। जबकि प्लेट विवर्तनी की में जलवायविक, बायोलॉजिकल तो थे ही, साथ में पूरा चुंबकत्व और भूगर्भ शास्त्र से संबंधित साक्ष्य भी शामिल थे। अगला है बच्चों महाद्वीपों के प्रवाह से पर्वत निर्माण होता है, ऐसा महाद्वीपीय विस्थापन में बताया गया था। जबकि प्लेट विवर्तनी में बताया था अभिसारी सीमा पर पर्वत निर्माण होता है, अभिसारी सीमा जो है वहीं पर ही पर्वत निर्माण होता है। महाद्वीपीय विस्थापन में महासागरीय कटक का निर्माण पीछे छूट जाने से तथा महाद्वीप आगे निकल गया है, इस वजह से हुआ। जो महासागरीय जो कटक है बच्चों, महासागरीय कटक है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि जो महाद्वीप पीछे चले गए, जो आगे चले गए और पीछे कुछ हिस्सा उनका छूट गया, वो ही कटक है। लेकिन प्लेट विवर्तनी के अनुसार जो कटक का निर्माण है वो अपसारी सीमा से हुआ है। उसी प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन प्लेट सीमाओं के बारे में नहीं बताता है, जबकि प्लेट विवर्तनी की जो है वो प्लेट सीमाओं की चर्चा करता है कि वहाँ पर प्लेट सीमाएं है। महाद्वीपीय विस्थापन बताता है कि ना तो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है ना ही उसका विनाश हो रहा है, अर्थात दोनों ही प्रकार की चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी गई। जबकि प्लेट विवर्तनी के अनुसार दोनों ही काम हो रहे हैं, प्लेट का विनाश भी हो रहा है और प्लेट का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है।
क्रस्ट का निर्माण भी हो रहा है और क्रस्ट का विनाश भी हो रहा है, अर्थात दोनों प्रकार के कार्य प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हो रहे हैं। अगला है प्रश्न हमारा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज क्या है जिससे वैज्ञानिक ने महासागर एवं महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली, अथवा प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में सागर नितल प्रसरण परिकलन का मुख्य मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार का हमारा ये प्रश्न है। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु कालांतर में इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई, परंतु आज भी इसकी कुछ कमियों को छोड़कर यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण को समुचित व्याख्या करता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराई जो वेगनर के समय में ज्ञात नहीं थी। इस संबंध में निम्न दो जानकारियां महत्वपूर्ण रही। पहला है सागरीय अधःस्थल का विस्तार और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर दिए। पहला है सागरीय अधःस्थल का विस्तार, जिसे सागर नितल प्रसरण भी कह सकते हैं हम। सागरीय अधःस्थल का विस्तार चट्टानों के पुरा चुंबकीय गुणों के अध्ययन का परिणाम रहा। इसी आधार पर हेस महोदय ने 1961 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे सागरीय अधःस्थल विस्तार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं जिससे महासागरीय परपटी में विभेदन होता है। लावा इस दरार को भरकर परपटी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधःस्थल का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यदि ज्वालामुखी परपटी से एक नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर कटकों में नई परपटी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जहां गर्त है वहां पर इसका विनाश भी हो रहा है। महासागरीय जहां पर गर्त है वहां इसका विनाश भी, अर्थात जितना क्रस्ट का निर्माण हो रहा है उतना ही क्रस्ट का विनाश भी हो रहा है। दूसरा है बच्चों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं और प्लेटों के खिसकाव की क्रिया को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने किया। एक विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीप एवं महासागरों के स्थल खंडों से मिलकर बनती है। प्लेटें गतिशील होती है जिनके कारण उन पर स्थित महाद्वीप एवं महासागरों की स्थिति में परिवर्तन होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। इन प्लेटों की सीमाएं नवीन वलित पर्वतों, श्रेणियां, खाइया और भ्रंश आदि है। इन गतिशील प्लेटों के किनारों के सहारे ही ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आदि आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। इस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र को कहा जाता है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र नहीं, मध्य अटलांटिक क्षेत्र नहीं, हिंद महासागरीय क्षेत्र नहीं, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके चारों तरफ ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं, इस वजह से उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में डच मानचित्रकार अब्राहम ओर्टेलियस ने क्या मत प्रस्तुत किया। सन 1596 में डच मानचित्रकार अब्राहम ओर्टेलियस ने सर्वप्रथम उत्तर व दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैगनर के अनुसार पेंजिया महाद्वीप का विभाजन कब हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ था, ऐसा वैगनर महोदय ने बताया था। इसके बाद एक विद्वान ने कब कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। सन 1964 में बुलर्ड नामक विद्वान ने यह कार्य किया था। इसके बाद अगला है, लेमुरिया से आप क्या समझते हैं। लेमुर नामक जंतु भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड की उपस्थिति को स्वीकार किया जिसे आज लेमुरिया के नाम से जाना जाता
है। तो इस तरीके की जो परिकल्पना की कुछ वैज्ञानिकों ने, इससे बात का सिद्ध होता है कि पूर्व समय में, पुरातन समय में, एक कालखंड में सभी महाद्वीप एक ही थे, जिसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों। टिलाइट क्या है? हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानों को टिलाइट कहते हैं। अवसादी जो चट्टान है, जो किससे बने हैं? हिमानी निक्षेपण से, उसे क्या कहते हैं? टिलाइट कहते हैं। उसके बाद है वेगनर के सुपर महाद्वीप किसे कहा? वेगनर ने सुपर महाद्वीप किसे कहा? वेगनर ने सुपर महाद्वीप पेंजिया को कहा था। ठीक है। टेथिस सागर के बारे में आप क्या समझते हैं? लोरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित एक लंबी उथली भू अभिनति को वेगनर ने टेथिस सागर कहा। इससे ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का उद्भव हुआ था। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ चौथे अध्याय का अभ्यास प्रश्न किए। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।